हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं देख लीजिए एक बार। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है बॉडी के वो ऑर्गन्स जो कि सांस लेने के लिए जरूरी हैं, जिनके थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं। इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स दे आर लंग्स या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बात करता हूँ। जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे, मछली, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की तो इंसेक्ट्स में ट्रैकिया प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकियल सिस्टम या ट्यूबुलर सिस्टम बोलिए, ट्रैकियल सिस्टम, ठीक। कहीं कहीं पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स में। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बोला मैंने, लंग्स जो हमें डिस्कस करने हैं, गिल्स फिशेस में, एक्वाटिक एनिमल्स में, ट्रैकियल सिस्टम इंसेक्ट्स में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द अमीबा या सिंगल सेलुलर एनिमल्स जो सिंगल सेल हैं उनमें ऐसा होगा कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। तो फिलहाल अभी हमारा जो डिस्कशन का पार्ट है वो है लंग्स। डिटेल में अभी हमें इन्हीं को डिस्कस करना है, लंग्स किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं या इनके थ्रू हम रेस्पिरेशन की भी प्रोसेस कैसे कंप्लीट करेंगे वो भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लंग्स में जो मेन काम रेस्पिरेटरी सिस्टम का है क्या, केवल सांस लेना। इससे होता क्या है, अगर हमने बाहर से सांस ली इससे क्या होगा, अगर हमें रोक दें तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा आंसर आएगा, डेथ हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बट ऑक्सीजन अंदर जाके शरीर में करती क्या है, तो उसका जो मेन पार्ट है ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ बर्न आउट करके CO2 रिलीज करना, H2 रिलीज करना और एनर्जी बनाना, ये मेन काम है, ये मेन फंक्शन है रेस्पिरेशन का। दिस इज नोन एज द सेलुलर रेस्पिरेशन। लेकिन इस काम के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन जो हमें बाहर से लेनी पड़ेगी। और ऑक्सीजन लेने के लिए हमें क्या चाहिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होने चाहिए। तो पहले हम वही रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बाहर से एनवायरमेंटल लेयर से ऑक्सीजन को ट्रैप कर पाते हैं। इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, सिंपल balloon like structures are present. These balloon like structures are known as the lungs. यहां इसके ऊपर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होंगे। एक प्रोटेक्टिव लेयर में अलग से दिखाता हूं, लंग्स के ऊपर रहेगी, ये लंग्स के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर है, दोनों लंग्स में रहती है ये। और एक अलग सा स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होगा, दैट इज नोन एज द डायाफ्राम। दिस इज लंग्स में कौन कौन सा पार्ट है देखते हैं। फर्स्ट वन इज द ट्रैकिया। इसे हम बोलेंगे पाइप को बेंड पाइप या ट्रैकिया, ट्रैकिया। और ट्रैकिया से जैसे ही लंग्स में अंदर एंट्री करेंगे तो यहां पर दो पार्टीशंस दिखती हैं, लेफ्ट और राइट। तो जो लेफ्ट राइट वाली है इन्हें हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज द ब्रोंकस। इन्हें बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस, उससे निकलती हैं सेकेंडरी, फिर टर्सरी। तीन तरीके के डिविजन्स होंगे, क्या बोलेंगे इनको, ब्रोंकस, ब्रोंकस। ये जो मैंने बनाई है प्राइमरी है, फिर इससे निकलेंगे ये वाले सेकेंडरी होंगे, और सेकेंडरी से जो फर्दर ब्रांचिंग होगी उसे हम टर्सरी ब्रोंकस बोलते हैं। प्राइमरी ये वाले सेकेंडरी और ये वाले सेकेंडरी हो जाएंगे, और ये जो निकले हैं ये वाले टर्सरी हो जाएंगे। ये तीन तरीके के ब्रोंकस है। ब्रोंकस से फाइनली जो ब्रांच निकलेगी उसे ब्रोंक्यूल बोलते हैं। अब इनसे भी फाइनल ब्रांचिंग होगी, ये वाली ब्रांचिंग, इन्हें क्या बोलेंगे, दे आर नोन एज द ब्रोंक्यूल्स। इन्हें हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स जहां एंड होती है, टर्मिनेट होती है, वहां एक कप लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं एल्वोली। इसे क्या बोला जाएगा, एल्वोली। और जो बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर है इसे बोलते हैं प्लूरा, इट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर। और जो मैंने यहां बनाया हुआ ये
दिस इज कॉल्ड द डायाफ्राम। डायाफ्राम बोलिए, डायाफ्राम बोलिए, एक ही बात है। ये ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम का लंग्स का एक डायग्राम है, देख लीजिए एक बारी में। जो ये ट्रैकिया है ये सिंपल एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, बहुत पतली मेम्ब्रेन का बना है। तो ये पतली मेम्ब्रेन अगर इसमें एयर नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, ये कोलैप्स करेगा नहीं करेगा। तो कोलैप्सिंग से रोकने के लिए इसमें कार्टिलेज की रिंग प्रेजेंट होती हैं, सी शेप की होती हैं। कार्टिलेज की जो रिंग है वो कंप्लीट ऐसी रिंग नहीं है, वो कैसी हैं, दे आर इन सी फॉर्म, ऐसे सी जैसी, मतलब पूरा रिंग जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसे मैंने ये बनाई है, कंप्लीट इसको नहीं जोड़ा हुआ है, ये कंप्लीट जुड़ती नहीं है। अब इन रिंग्स की वजह से ट्रैकिया कभी भी कोलैप्स नहीं करेगा, सीधा रहेगा। आगे मैंने दिखाया यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ब्रोंकस, इसे बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकस, दिस इज द प्राइमरी ब्रोंकस। फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, इससे निकलेगा टर्सरी ब्रोंकस, फिर ब्रोंक्योस, और ब्रोंक्योस एंड में टर्मिनेट करेंगी एल्वोली के अंदर। और एक डायफ्राम जो कि चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग रखता है। हमारे बॉडी में दो कैविटी हैं, एक यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है जिसमें लंग्स और बीच में हार्ट, इसे चेस्ट कैविटी बोलेंगे। इसके नीचे का डिपार्टमेंट खाने पीने वाला है, इंटेस्टाइन प्रेजेंट होगी, लीवर प्रेजेंट है, किडनी प्रेजेंट है, वो एब्डोमिनल कैविटी कहलाएगी नीचे। दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में एक पार्टीशन डाला जाता है। अगर मैं एक बोलूँ ऐसे मस्कुलर मेम्ब्रेन ऐसे लो पूरी और अंदर लगा दो तो पीछे वाले बैकबोन वाले पोर्शन तक जाएगी। तो इस प्लेट को क्या बोला मैंने, दैट इज द डायाफ्राम। तो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, डायाफ्राम बोल दीजिए, डायाफ्राम बोल दीजिए। ये चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करेगा। अब बात आती है सर एयर अंदर जाती कैसे, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू कैसे एयर ले पाते हैं। तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स से एयर होती हुई नेजल पैसेज से होती हुई ट्रैकिया, और ट्रैकिया से होती हुई फाइनली एल्वोलस तक पहुंचती है। ये तो एयर का ट्रैक है कि यहाँ से एयर आती हुई ट्रैकिया, ब्रोंकस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ब्रोंक्योस, देन एल्वोली, यहाँ तक पहुंचेगी। और एल्वोलीज में बहुत सारी ब्लड सप्लाई होती है, यहाँ पर हाई, दे आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। इस वजह से इनमें से एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का, CO2 के प्लेस पर ऑक्सीजन। अब बात आती है कि बाहर से एयर अंदर आती कैसे है, अंदर एयर की एंट्री क्यों होती है और कैसे होती है। तो उसकी वजह यह है, अगर इन लंग्स का साइज मैं बड़ा कर दूं किसी भी तरीके से, जितने भी साइज, अगर इसका साइज इंक्रीज कर दिया जाए तो इंक्रीज करने की वजह से इस लंग्स के अंदर का जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो जैसा है वैसा ही रहेगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो प्रेशर इस समय हमारे लंग्स के प्रेशर से ज़्यादा होगा, और ज़्यादा प्रेशर वाली एयर कम प्रेशर की तरफ अपने आप भागेगी। तो बाहर से एयर कहाँ आ जाएगी, अंदर की तरफ अपने आप आना स्टार्ट कर जाएगी। ये काम चलता ही रहेगा। तो नॉस्ट्रिल से एयर होती हुई, अब बात आती है लंग्स का साइज कैसे बड़ा करें। इसका करने के लिए हमें क्या टेक्निक यूज करनी पड़ती है। तो लंग्स का साइज बड़ा करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, डायाफ्राम का मूवमेंट। जो ये डायाफ्राम है जो इस समय अभी ऐसा है, इसे डॉम शेप बोलते हैं, डॉम शेप। अगर ये डॉम शेप से फ्लैट हो जाए एकदम, सपोज ये डायाफ्राम का जो शेप है अभी ऐसे है, इस तरीके से, इन दिस फॉर्म, और अगर ये फ्लैट कर दूं मैं इस तरीके से, तो थोड़ा सा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। यहां से ये चीज यहां जाएगी तो लंग्स जो यहां है वो नीचे तक आ जाएंगे। इस तरीके से लंग्स का साइज को हम इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से इनका प्रेशर घटता है, बाहर की एयर अंदर आ जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि किसी एयर पंप में या किसी पिचकारी में हम रंग भरते हैं, तो वो जो खींचने वाली पिचकारी होती है, मैं ऐसे करके खींचते हैं, सारा रंग उसमें आ जाता है, और बाद में पीछे से प्रेशर मारते हैं, सारा रंग बाहर निकल जाता है। सेम सिचुएशन यहाँ है। ये वाला पोर्शन ऑटोमेटिक नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से बाहर से एयर इनमें लंग्स में भर जाती है। जब ये पोर्शन वापस ऊपर आएगा डायफ्राम, तो अंदर की एयर बाहर चली जाएगी। तो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस है, उसमें नंबर 1 तो हमारा डायफ्राम के मूवमेंट काम करते हैं। तो इनहेलेशन के टाइम पर जो शेप है डायफ्राम की वो कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी फ्लैट, डॉम शेप से कैसी हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। और जैसे ही एक्सहेलेशन करना है तो ये फ्लैट से कैसे हो जाएगी, वापस डॉम शेप में आ जाएगी। एक तो ये हुआ पहला मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम। इसकी वजह से लंग्स के साइज में फर्क होता है और लंग्स आसानी से एयर को अंदर ले लेते हैं। दूसरी चीज, इंटरकोस्टल मसल्स। ये मसल्स कहां प्रेजेंट होती हैं, हमारे लंग्स के बाहर, यहां पर चेस्ट कैविटी के आगे रिब्स होती हैं।
ठीक है। ये रिब्स क्या करती हैं, पूरे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। तो इन रिब्स के बीच बीच में यहाँ पर एक स्पेसिफिक तरीके की मसल्स होती हैं, इन्हें बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इन इंटरकोस्टल मसल्स के मूवमेंट से जो ये कहना चाहिए जो रिब्स हैं वो रिब्स इस तरीके से मूवमेंट करती हैं ऐसे। जब ये पहले ऐसी हैं और थोड़ी सी भी एक्सपेंड करेंगी तो डेफिनेट है अंदर का साइज वॉल्यूम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो लंग्स का साइज बड़ा करने में ये इंटरकोस्टल मसल्स भी हेल्प करती हैं। जैसे ये बढ़ती हैं चेस्ट कैविटी बढ़ती है और लंग्स और ज़्यादा एक्सपेंड हो सकते हैं। तो एक तो एक्सपेंड नीचे की तरफ हो रहे थे, वजह डायफ्राम का मूवमेंट, और दूसरा इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से चेस्ट कैविटी का साइज और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है। तो कभी कभी अगर आप चाहते हो कि आपकी इंटरकोस्टल मसल्स कितना एक्सपेंड करती हैं, अगर आपको चेक करना है तो आप पहले एक फीता लो और उसको अपनी चेस्ट कैविटी पर रखो, ऐसे करके देखो कितना सेंटीमीटर का आपका चेस्ट है, सीना कितना सेंटीमीटर है। उसके बाद लंबी गहरी सांस लो। जैसे आप लंबी सांस लोगे आपको डेफिनेट चेस्ट कैविटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, और फिर आप नापिए कितना सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आया। ये क्यों हुआ? ड्यू टू दीज इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स ऐसा नहीं करती तो ये फैलती नहीं, एक्सपेंशन आपको पता चल जाएगा। ये चीज़ मैं कई बार बताता हूँ बच्चों को क्लास में, एक बार फिर आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कौन से एनडीए या फिर कोई भी पैरामेट्रिकल जो भी कोर्सेज हैं या फिर डिफेंस वाली जो भी हैं, तो वहाँ पर फिजिकल टेस्ट के टाइम पर सभी कैंडिडेट का ये चेस्ट कैविटी का मेजरमेंट जरूर करते हैं कि आपका सांस लेने से पहले और सांस लेने के बाद कितना एक्सपेंशन हुआ। उनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो पैरामीटर्स फुलफिल नहीं होते तो आपको फेल करते हैं। ठीक है। तो ये इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी ईयर आप ले सकते हो, स्टेमिना रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है। तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के लिए डायफ्राम का मूवमेंट और दूसरा कौन सा मैंने बोला, इंटरकोस्टल मसल्स, इनके मूवमेंट की वजह से चेस्ट कैविटी के साइज में फर्क होता है, सांस अंदर बाहर आती जाती रहती है। अब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन हो गया, दैट्स गुड। बाहर से एयर अंदर आ गई, अंदर वाली एयर बाहर निकल गई, यहां तक का पार्ट बिल्कुल क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या आता है? जो अंदर एयर आई उस एयर के लिए हमने ऐसा कोई भी बीच में चेक पॉइंट नहीं है कि हम सिर्फ ऑक्सीजन को लेंगे, नाइट्रोजन को नहीं लेंगे, CO2 को नहीं लेंगे, SO2 को नहीं लेंगे, या दूसरी हार्मफुल गैसेस जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं उनकी एंट्री रोक देंगे। ऐसा हमारे पास कोई भी चेक पॉइंट नेजल कैविटी में नहीं होता है। सारी गैसेस, चाहे वो CO2 है, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, चाहे वो SO2 है, चाहे वो NO2 है, कुछ भी है, व्हाटएवर, all the gases present in the environment they will enter into the nasal passage और फाइनली लंग्स तक आती ही आती हैं। कोई बात नहीं, आने दीजिए। नाइट्रोजन 78% तो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन है, तो यानी जब सांस लेते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा तो आप क्या ले रहे हो? नाइट्रोजन ले रहे हो, और ऑक्सीजन कितनी है? 21% ओनली। अब बात आती है कि उन गैसेस मिक्सचर में से आपको सिर्फ किसको ट्रैप करना है? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ट्रैप करना है। ऑक्सीजन ट्रैप कैसे होगी उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर है, मैं समझा देता हूँ। एक एल्बुली का डायग्राम बनाता हूँ इसकी जगह पे, ठीक है, एक एल्बुली बनाता हूँ, फिर समझाता हूँ कि उसमें कैसे गैसेस एक्सचेंज होगा। पहली चीज जो एल्बुली है हमारे सामने, ये एक डिटेल डायग्राम बनाता हूँ। दिस इज अ सिंगल एल्बुली, ठीक है, और इसके जस्ट बराबर में यहाँ से ये रहा, यहाँ से आता है इम्प्योर ब्लड इस तरीके से ट्यूब के थ्रू, और जब ये प्यूरिफाई हो जाएगा तब ये हो जाएगा रेड कलर का, और ये इस तरीके से जाएगा यहाँ से। ये हमारी रही आर्टरी, और ये वाली ब्लू वाली वेन यहाँ से आता है। इस वेन वाले पोर्शन में CO2 प्रेजेंट होती है। इम्प्योर ब्लड क्या लेके आ रहा है? CO2। और यहाँ से जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट से जो गैस आई है, यानी कि एयर की जो एंट्री हुई है, इस एयर में सभी तरीके की चीज़ें हैं, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, बट मेनली यहाँ पर हम किस चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं? ऑक्सीजन का। सपोज ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा है अभी फिलहाल। अब क्या होगा? जितनी भी ये CO2 है, ये CO2 ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसेस, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की बात मैं करूँगा, जो ये वेन है, इस वेन का या कैपिलरीज का जो कॉन्टैक्ट है एल्बुली की मेम्ब्रेन से, इसे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलेंगे। इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू CO2 यहाँ से होते हुए लंग्स में अंदर एंट्री कर जाएगी,
ठीक है, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा होती है वो कम की तरफ अपने आप जाएगी। ये डिफ्यूज़न का एक सिंपल सा प्रोसेस है। तो यहाँ CO2 ज़्यादा है तो CO2 यहाँ से कहाँ चली जाएगी, एल्बुली के अंदर, और एल्बुली में क्या ज़्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, ये ऑक्सीजन सीधी कहाँ आ जाएगी, अब यहाँ आ जाएगी, अंदर एंटर कर जाएगी सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू। इस तरीके से ये ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड से कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में सप्लाई के लिए रेडी है। सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हमने क्या किया, CO2 को बाहर निकाला और ऑक्सीजन को अंदर ले लिया। ये कंटिन्यूसली वर्क चलता रहता है। अब ये ऑक्सीजन अंदर आया, दूसरी गैस अंदर क्यों नहीं आई, उसकी वजह थी यहाँ पर एक स्पेसिफिक तरीके का पिगमेंट है जिससे बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन। RBC या रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक स्पेसिफिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसे क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड ब्रांच हैं। इन पॉलीपेप्टाइड ब्रांच की कैपेसिटी है कि वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को पकड़ सकती हैं। दे हैव द कैपेसिटी टू ट्रैप द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और किसी को नहीं पकड़ती वो, ठीक है, ऑक्सीजन को पकड़ती हैं, इसलिए उन्होंने क्या बनाती हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। अगर इस हीमोग्लोबिन में अगर मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर दूं, आयरन के प्लेस पर कॉपर लगा दूं यहां पर, तो यही हमारे ब्लड का कलर जो रेड है वो रेड से ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल हमारे पास जो ब्लड है वो कौन सा है, हीमोग्लोबिन की वजह से इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। आयरन कैसा है, रेड कलर इंपार्ट करेगा आपको, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा तभी रेड बनेगा। अब एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रैप कर लेता है, दूसरे किसी मॉलिक्यूल को, नाइट्रोजन को नहीं पकड़ता है। हाँ, इस हीमोग्लोबिन का एक छोटा सा साइड इफेक्ट बोलना चाहिए और है, अगर ऑक्सीजन और CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ लेता है। इसीलिए जब कभी कहीं आग लगती है तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनने की वजह से हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन होता है नहीं पकड़ता, किसे पकड़ता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। तो वहां पर डेथ होने की वजह सिर्फ और सिर्फ CO होती है। हमारी बॉडी में CO की परसेंटेज, कार्बन मोनोऑक्साइड की परसेंटेज बढ़ जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के प्लेस पर किसको पकड़ने लगता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को, और बहुत तेजी से पकड़ता है, इसलिए सांस घुटने की वजह से हमारी डेथ हो जाती है। नाउ कम टू द पॉइंट, सारी ऑक्सीजन हमने ले ली विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, और ये पूरी बॉडी में घूमता रहेगा, पूरी बॉडी से घूमते हुए ऑक्सीजन डिलीवर कर देगा सेल्स को, वहां से फिर CO2 लेके वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और बॉडी में ये जो गैसेस हैं यानी कि CO2 और O2, इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, डिजॉल्व फॉर्म इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट में CO2 आती है, डिजॉल्व स्टेट में ऑक्सीजन जाती है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ऑक्सीजन जाती है, और बाइकार्बोनेटाइंस और कहना चाहिए डिजॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा, ये 2 तरीके से CO2 यहाँ पहुँचती है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, डिजॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा, इस फॉर्म में ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती रहती है। इन दिस वे हम देखते हैं कि पूरी बॉडी में कंटिन्यूसली CO2 और O2 का मैनेजमेंट चलता रहता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल चीज़ क्या है, हीमोग्लोबिन। अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन की परसेंटेज कम है तो डेफिनेट है हमारे इस सिस्टम पर भी अफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा सिस्टम रहा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम लोग, कि जो ऑक्सीजन अंदर पहुंची, इस ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को बर्न किया और CO2 बनाई और ATP के मॉलिक्यूल्स बनाए, दैट इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी हमने सिर्फ रेस्पिरेशन का एक पार्ट डिस्कस किया, जैसे हमने ब्रीथिंग बोला, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, अंदर सांस लेना, बाहर छोड़ना, और जो अंदर गैस आई है उसको कैसे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ट्रांसपोर्ट करना। ये सिर्फ एक फिजिकल पार्ट है। अभी केमिकल पार्ट रेस्पिरेशन का स्टार्ट होगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी चीज़ें, उसमें ग्लाइकोलिसिस डिस्कस करेंगे, क्रेब्स साइकिल डिस्कस करेंगे, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डिस्कस करेंगे। बट इन 10th क्लास आपके सिलेबस में इतना ही है जहाँ से क्वेश्चंस आपको बनेंगे, इससे ज़्यादा बनने वाले नहीं हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ तक का लेक्चर सफिशिएंट है। इसके बाद हायर रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा सेलुलर रेस्पिरेशन पे भी। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।